ट्रंप के दबाव में भारत के नहीं झुकने से अमेरिका बौखला गया है। खास करके डोनाल्ड ट्रंप और उनकी मंडली बौखला गई है। रूस से ट्रेड डील की बात कही जा रही है। रूस से नए नए ट्रेड डील पर साइन किया जा रहा है। अमेरिका बार बार ट्रेड डील कर रहा है, रूस से कारोबार बढ़ा रहा है, लेकिन भारत पर युद्ध का आरोप लगा रहा है। ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो तो अनाप शनाप बकने लगे हैं। यूक्रेन युद्ध में हथियार सप्लाई करने वाला अमेरिका भारत को पीएम मोदी को वॉर के लिए जिम्मेदार बता रहा है। नवारो कह रहे हैं कि यूक्रेन रूस की जंग मोदी का युद्ध है, क्योंकि रूस भारत के पैसों से जंग लड़ रहा है। इतना ही नहीं, नवारो तो युद्ध का सौदागर निकला। उसने कहा कि रूसी तेल खरीदना बंद हो तो भारत पर 25% टैरिफ कम हो सकता है। साथ ही उसने इस बात पर जोर दिया कि रूस यूक्रेन युद्ध में शांति का रास्ता दिल्ली से जाता है। मैं पीटर नवारो से पूछ रहा हूं, कौन सा शांति का रास्ता दिल्ली से जाता है? यूक्रेन को पैसा देने वाला अमेरिका, हथियार देने वाला अमेरिका, रूस से कारोबार करने वाला अमेरिका, रूस को पैसा देने वाला अमेरिका, रूस से रासायनिक केमिकल और साथ ही साथ फर्टिलाइजर, संवर्धित यूरेनियम खरीदने वाला अमेरिका, और भारत पर एलिगेशन, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, पहले चोरी अब सीना जोरी। तो नवारे के झूठ का पोस्टमार्टम करना बहुत जरूरी है। जिस रूसी तेल की वजह से अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा रहा है, उसकी हकीकत आप जानेंगे तो आपके होश में उड़ जाएंगे। जिस रूस को कटघरे में खड़ा करके भारत से जवाब मांग रहा है अमेरिका, उसी रूस से भारत ही नहीं दुनिया के कई मुल्क तेल खरीद रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है चीन। तो क्या चीन पर टैरिफ लगा? नहीं लगा। दूसरे नंबर पर है यूरोपीय यूनियन। क्या यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ लगा? नहीं लगा। तीसरे नंबर पर है भारत और चौथे नंबर पर है तुर्की। पांचवें नंबर पर है जर्मनी। अमेरिका में दम है तो लगाए इन सभी पर भारी भरकम टैरिफ, 100% टैरिफ, 200% टैरिफ। मैं चैलेंज देता हूं पीटर नवारो को। तो आप समझ गए होंगे कि नेटो के सदस्य देश भारत से कहीं ज्यादा मात्रा में रूसी तेल खरीदते हैं और गैस का नंबर 1 इंपोर्टर यूरोपीय यूनियन है। तेल खरीदने में अमेरिका भी शामिल है। अब एक रिपोर्ट आपको बताते हैं जिसे देखकर आप खुद ब खुद समझ जाएंगे ट्रंप और उसके सलाहकार नवारो झूठ बोलने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं, कितनी घटिया राजनीति कर सकते हैं, कितने स्वार्थी हो सकते हैं। 2024 के आंकड़े गवाही देते हैं कि अमेरिका और रूस के बीच कुल 30,000 करोड़ का व्यापार 2024 में हुआ, जिसमें रूस को अमेरिका ने 4,600 करोड़ का सामान बेचा है, जबकि 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान अमेरिका ने रूस से खरीदा है। यह भी आपको बता दें कि अमेरिका सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि रूस से खनिज भी मंगवाता है। लंबी चौड़ी लिस्ट है जो रूस से खरीदता है अमेरिका। वो फर्टिलाइजर खरीदता है, उर्वरक यानी खाद, संवर्धित यूरेनियम खरीदता है अपने परमाणु प्लांट्स के लिए, प्लूटोनियम खरीदता है, अकार्बनिक रसायन खरीदता है, आयरन और एल्यूमिनियम खरीदता है, कच्चा तेल लेता है। तो अब तक आप समझ गए होंगे अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड कितनी तरीके से सामने आ रहा है और किस तरह से उजागर हो रहा है। तो फिर रूसी तेल खरीदने से भारत से ट्रंप क्यों नाराज है, या फिर बात कुछ और है? दावा तो यह भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो सब्जबाग दिखाए उसमें ट्रंप एंड फैमिली सब इन्वॉल्व है, इसलिए भारत इस नापाक मंशा को पहले ही समझ गया था। इसलिए पीएम मोदी ने भारत ने तटस्थ रहते हुए टैरिफ के हर वार का मुकाबला करने की ठानी और अर्थव्यवस्था के बिसात पर नए मोहरे बिछाए गए। इसलिए पीएम मोदी का चीन और जापान का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। मिशन जापान के तहत पीएम मोदी 28 से 30 अगस्त तक जापान में रहेंगे और फिर 30 अगस्त से 1 सितंबर तक पीएम मोदी चीन में रहेंगे। दोनों देशों के साथ व्यापारिक और कूटनीतिक चर्चा में हिस्सा लेंगे। इतना ही नहीं, भारतीय कारोबारियों को ध्यान में रखते हुए व्यापार साझेदारी पर बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टैरिफ के वॉर के बाद बदलते समीकरण को लेकर बड़ी रणनीति चर्चा में बनी हुई है। इसके बाद एससीओ की बैठक में अपने नए दोस्त जिनपिंग से दुनिया में बदली अर्थव्यवस्था पर विस्तार से बातचीत होगी।
चीन के राष्ट्रपति से यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। यह इसलिए भी खास है क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन को अमेरिका के टैरिफ प्लान की पहली भनक लग गई थी, जिसे खींच खाकर जिनपिंग ने पीएम मोदी के लिए चीन से संदेश भेजा है। दावा है कि इस संदेश में उन्होंने भारत से दोस्ती बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था और साथ में यह भी आगाह किया था कि अमेरिका टैरिफ को लेकर नकारात्मक रुख अपना सकता है। इस संदेश को पहले ही पीएम मोदी भाप गए, उन तक यह मैसेज पहुंच गया। इसलिए भारत, रूस, चीन और जापान पहले से ही ट्रंप के टैरिफ वॉर से आगाह थे। और हैरानी तो इस बात की हुई कि जो देश रूस यूक्रेन युद्ध का डायरेक्ट जिम्मेदार है, डायरेक्ट पैसा फंड कर रहा है वॉर के नाम पर, वो आखिर कैसे भारत पर ठीकरा फोड़ सकता है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली सीन चल रही है। अहम सवाल यह है कि भारत तो अपना स्वदेशी अपनाकर टैरिफ से मुकाबला कर लेगा, लेकिन ट्रंप अमेरिकियों पर पड़ रहे बोझ से कैसे निपटेंगे? अमेरिका में उठ रहे सवाल का जवाब कैसे देंगे? अमेरिकी के ऊपर जो टैरिफ का बोझ सीधा जा रहा है, उसका जवाब कैसे देंगे? अपने झूठ को कैसे जस्टिफाई करेंगे? और पूरी दुनिया में कहीं भी जंग होती है तो उसके पीछे अमेरिका का ही दिमाग बताया जाता है, क्योंकि जंग के लिए चाहिए हथियार, और हथियारों की मोनोपोली कहें या फिर हथियारों का सबसे बड़ा जो मार्केट है, डिफेंस का जो सबसे बड़ा मार्केट है, वो अमेरिका का है। इसलिए अमेरिका एक बार फिर से एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है और भारत तटस्थ दिख रहा है। बातचीत करने के लिए महेश वर्मा, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंश वत्स, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिताली निकोरे, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रही है। अमेरिका से डॉक्टर धीरज कौल, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और फाइनेंशियल एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मेजर जनरल रिटायर्ड अभय कार्की, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और दर्शकों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं आज की डिबेट की। महेश जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि जब पता था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस तरह के फैसलों के लिए जाने जाते हैं, तो क्या हमारी तैयारी पहले से थी या हम वेट एंड वॉच की स्थिति में थे? और कहते हैं मार्च से ही ये मामला फंसने लग गया था, तो क्या हमने लेट कर दी इसको डील करने में? नहीं, देखिए, बात इसको डील करने को लेकर नहीं है। सवाल यह है कि जब कोई व्यक्ति या कोई व्यवस्था या कोई ऐसा व्यक्ति जो तुगलकी फरमान के लिए जाना जाता हो और उसने रात में सोना है और सुबह उठ के कुछ और बोल देना है, और उसको लेकर एक तरह से देश में और पूरे विश्व में, मैं देश की ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, उसमें एक प्रोपगंडा करना, और हमारे ही देश और हमारे ही पॉलिटिशियन और हमारे ही लोगों के द्वारा, और हमें कहीं ये बताना और जताना कि देखिए ट्रंप ने इनको क्या इनकी हालत कर दी, देश की हालत कैसे बना दिया, और देश को जो है एक तरह से झुकाने डिगाने और देश को रोकने की जो एक प्रयास हमारे अंदर से जो चले, उससे कहीं इन सब चीजों को जो आज कहीं हम कह रहे हैं कि ट्रंप टैरिफ जो है वो हमारे लिए एक चुनौती है, या उस चुनौती को हम कहीं पार नहीं कर सकते हैं, या वो चुनौती हमारे लिए ऐसी बन गई है कि पूरा देश जो है ऐसा लग रहा है कि डूबता हुआ नजर आ रहा है। तो सवाल यह है कि हमारे लोग जो है, जो इस प्रकार के अवाल बवाल और सवाल के साथ खड़े हुए, वो ट्रंप से बड़े सुपर ट्रंप कहीं दिखाई दिए। अब रही बात की जो आप बात कह रहे हैं कि हमारी इंतजामिया और हमने किस प्रकार के प्रयास किए और उस प्रयास में हम सफल क्यों नहीं हो पाए, तो स्वाभाविक है कि जिन चीजों को लेकर अगर आपने मन बना लिया है कि आपको हमारे देश के जो गरीब किसान है उनको लूटना है या उनको खत्म करना है, जो हमारे देश के पशुपालक है उनको खत्म करना है, जो हमारी देश की छोटी छोटी इंडस्ट्री है उनको खत्म करना है, वो जो मार्केट है उनके लिए जो मार्केट है उसके लिए हम वो मार्केट हम अमेरिका के लिए खोल दें, और फिर उन शर्तों पर हम कहीं अपने एक्सपोर्ट का काम करें, तो मुझे लगता है कि ऐसी चीजों के लिए 100 बार जो है उस ट्रंप को हम कुर्बान करेंगे, उस ट्रंप के साथ की दोस्ती को कुर्बान करेंगे,
ऐसे अमेरिका के साथ ऐसी दोस्ती के एक ऊपर हमें एक लानत और काउंटर पार्ट मलानत है। महेश जी, एक और काउंटर पार्ट हम ये भी फिर से एक बात जी कहेंगे कि अभी भी हमारी, हमने अभी भी एक उसी मैं ढंग एक से। चूंकि जी महेश जी, एक इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे, काउंटर पार्ट में आपसे जानना चाह रहा हूं। एक बहुत मशहूर कहावत है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। देखिए पांच मैं फिर परसेंट कह और रहा हूं 18% वाला जो जीएसटी वाला मामला है उसको तत्काल प्रभाव से दे दीजिए ना, तो इससे सर। क्या होगा, जो बहुत मेगा इंपैक्ट आने वाला या जो भी इंपैक्ट आने वाला उसमें थोड़ा सा सर्वाइव हो जाए, क्योंकि सर मार्केट में सर जो है वो पैसा ज्यादा घूमने लग जाएगा। सर लोग आज ही बहुत मैं अभी पढ़ रहा अभी था। वेट एंड वॉच में चले गए हैं, भाई कोई किसी को गाड़ी खरीदना है, किसी को कुछ खरीदना है, फिर पितृपक्ष भी आने वाला है। आप अगर वो रिबेट जल्दी दे देंगे तो फिर वो मामला जल्दी से शुरू हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, सर दर्शक भी समझ रहे होंगे। महज जीएसटी की जो आप बात करें ना, महज जीएसटी से हमारी ये चुनौती खत्म नहीं होनी। नहीं नहीं, हम कई मोर्चों पे काम कर रहे हैं। आज ही देखिए पूरे देश को कहीं पता चला है कि हाँ सिर्फ आज प्रधानमंत्री जापान जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं। इसके अलावा हमने कम से कम चारों तरफ अपना जो सामान है, अपना जो एक्सपोर्ट होने वाला जो वहां सामान था, जो लगभग हम 66% ऐसे प्रोडक्ट हैं हमारे जो फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम को छोड़ के बाकी जो हमारे साजो सामान है जो एक्सपोर्ट के लिए थे, जी, उनको उनको हम किस प्रकार से नहीं उनके नहीं, लिए हम मैं मार्केट आपकी मजबूत बात से करें। सहमत हूं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। भाई बड़े से बड़े जख्मों को सिलने के लिए छोटी सी सुई ही काम आती है। देखिए अब टेक्सटाइल है, मैं छोटी टेक्सटाइल छोटी में चीजों को मैं अगर आप जोड़ेंगे तो ही एक महल खड़ा होगा। जानकारी आपके चैनल के माध्यम से एक छोटी सी जानकारी और दे दें जी कि जैसे कपास का आयात होता है, कपास के आयात पर 10% शुल्क लगाती थी सरकार, हाँ उसको एकदम एग्जम्प्ट कर दिया गया ताकि टेक्सटाइल से जुड़े हुए लोग हैं जिनको कहीं नुकसान हो रहा था उनको तुरंत राहत मिले। इसी प्रकार से जो आप जीएसटी कह रहे हैं, अच्छा सुझाव है। सरकार जो है काउंसिल फैसला कर चुकी है, एक बस थोड़े से समय की बात है, एक प्रोसेस है, एक आध दिन में वो भी कहीं ना कहीं लोगों के सामने आ जाएगा। और प्राचीर से, लाल किला की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्टता के साथ ये बात कही कि ये दिवाली और की मैं सबसे तो बड़ी कहता हूं गिफ्ट है। सिंबॉलिकली पेट्रोल डीजल के दाम भी घटा दीजिए और मजा आ मैं कह रहा जाएगा। हूं सर, मैं फिर से कह रहा हूं कि ये देश में आज 11 क्योंकि साल में ट्रंप के आप टैरिफ याद के करिए, जवाब में देश में पेट्रोल 10 डीजल के साल दाम में घटाए गए। सर मनमोहन सिंह सरकार जी ने 10 साल पहले मनमोहन सिंह सरकार जब शुरू की थी हम्म, अपनी यात्रा को सरकार की, और जब उनकी खत्म हुई 2014 में तो ऑलमोस्ट डबल हो गया था पेट्रोलियम का प्राइस। लेकिन आज देखिए हम स्थिरता बनाए हुए उस हैं। पे नहीं जाते और हैं जिस वो प्रकार से, और वो सबसे बड़ी उपलब्धि वो देखिए क्या आपको है तेल सस्ता विवेक मिला है। जी, उस समय तेल विवेक बहुत महंगा खरीद, नहीं सर, क्रूड हम ऑयल फिर उसमें कह रहे बहुत हैं कॉस्टली खरीदा करते थे, वो आज डिबेट में नहीं आज जा रहे आज अभी। आज ये मैं देश कह रहा हूं एक्सपोर्ट कर रहा है, पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट कर रहा है तेल की सर। कीमतें अगर गिराएंगे डिफेंस इस का टैरिफ वॉर के बीच, हम तो डिफेंस जनता के बीच क्षेत्र में में एक एक्सपोर्ट पॉजिटिव में मैसेज बहुत जाएगा बड़ा छलांग लगा कि आप चुके हैं। टैरिफ वॉर को करारा जवाब दे रहे हैं। अंशवाद से किराए जाना चाहूंगा, उसके बाद बाकी पैनलिस्ट के पास आ रहे। थोड़ा सा मैं पॉलिटिकल स्टैंड जानना चाह रहा हूं, भारत का पॉलिटिकल विल कहां स्टैंड कर रहा है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। अंशवाद देखिए, आप यहाँ पे ट्रंप को कोसने की बात आती है, मैं आपसे बल्कि सबसे यहाँ पे बैठे सभी लोगों से ज्यादा ट्रंप को कोसने को तैयार हूं। लेकिन यहाँ पे बैठे प्रत्येक व्यक्ति के और इस देश के प्रत्येक नागरिक के जहन में ये सवाल आ रहा है कि अब की बार ट्रंप सरकार, हाउडी मोदी, अब जो है नमस्ते ट्रंप, इन सब कार्यक्रमों के बाद भारत को मिला क्या? 50% टैरिफ। और इस 50% टैरिफ से क्या इस देश को होने वाला है इंपैक्ट, वो आपके दर्शकों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे देश के तकरीबन 10 सेक्टर्स जो है वो इससे ज्यादा बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। फिर चाहे वो बात हो टेक्सटाइल की आप कर लीजिए, जेम्स एंड ज्वेलरी की कर लीजिए, कॉटन इंडस्ट्री की कर लीजिए, ये तमाम जो है, और इससे जो है पूरे देश को तकरीबन 2.17 लाख करोड़ का जो है नुकसान होने वाला है। इस बात पे जो है तमाम जो है अर्थशास्त्रियों ने भी बात की है। इस पे भी तमाम अर्थशास्त्रियों ने बात की है कि ये आज जो भारतीय जनता पार्टी कहती है ना कि 2047 तक हम लोग विकसित भारत की ओर जो है अग्रसर होने वाले हैं, तो उसके लिए तकरीबन हमें 8% की जो जीडीपी ग्रोथ रेट चाहिए। अब भाई हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.5% है, और इससे जो है हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट में 1% का जो है कटौती होने वाली है, यानी 5% पे आ जाएंगे हम। तो आप कैसे बात कर सकते हैं कि जो आप विजन लेके चल रहे हैं विकसित भारत का, उस पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आ जाता है। दूसरा और सबसे मुख्य हमारा जो सामने चुनौती खड़ी है वो है हमारी जो बेरोजगारी से आने वाली है। क्योंकि आप सोचिए, यहाँ पे जब टैरिफ लगेगा तो अमेरिका में सामान महंगा होगा, लोग उसको खरीदेंगे नहीं, तो उसकी जो डिमांड है वो कम होगी, तो जो है मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, और इसकी वजह से बेरोजगारी है, स्वाभाविक है।
और इससे जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 5 लाख के करीब, ज्वेलरी में 2 लाख के करीब, वैसे तमाम जो क्षेत्रों में जो है बेरोजगारी होने वाली है। तो ये सरकार के समय बहुत ज्यादा बड़ी चुनौती है और इसका जो है दिख भी रहा है। फिर चाहे वो बात हो तिरुपुर की बात कर लीजिए, नोएडा की बात कर लीजिए, सूरत की बात कर लीजिए, वहां पे टेक्सटाइल के जो हमारे फर्म्स हैं उन्होंने जो है प्रोडक्शन को अभी रोक दिया है। तो ये पूरी तरीके से दिख भी रहा है। तो सरकार इसको ये दिखाने की जो कोशिश करी है कि उनके सामने कोई चुनौती ही नहीं है, ये सबसे बड़ी इस देश के लिए चिंता की बात है। क्योंकि आप जब तक परेशानी को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो तक आप उस पर समाधान की तरफ कैसे अग्रसर होंगे, ये देश जानना चाहता है। दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं कि आज ये जो यहाँ पे आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया था, ये कहते हैं ना कि भैया कुछ तो रही बात होगी, यूं ही तो कोई बदनाम नहीं हो जाता। वही बात है कि भैया ये भारत सबसे ज्यादा तो तेल खरीदता नहीं है रूस से, उससे भारत से ज्यादा है जो है चाइना खरीदता है। चाइना तकरीबन 47% खरीदता है, भारत जो है वो 38% खरीदता है रूस से तेल। तो अब चाइना के ऊपर 30% टैरिफ और भारत के ऊपर 50% टैरिफ, इसका जो लॉजिक है, ये सवाल आज देश पूछना चाहता है मोदी जी से कि आपने नेगोशिएशन क्यों नहीं किया। बाकी देशों ने क्या नहीं किया था ट्रंप के साथ नेगोशिएशन, तो भारत ने क्या तो नेगोशिएशन आपके करा। सवाल का जवाब है कि भाई भारत ने ट्रंप के दबाव में झुकने से इनकार कर दिया तो ट्रंप नाराज हो गए। नहीं तो क्या कांग्रेस पार्टी नहीं, ये कह रही है कि हम अपने डेयरी उत्पादकों और हम अपने एग्री जो हमारे किसान भाई हैं उनके हित अमेरिका के हवाले कर दें और अमेरिका के सामने सरेंडर कर दें? नहीं विवेक जी, मैंने ये बात बिल्कुल भी नहीं कही। मैंने ये कहा कि अगर जो है चाइना सबसे ज्यादा तेल खरीदता है, अगर जो है चाइना कहा जाता है कि अमेरिका का सबसे बड़ा शत्रु है, अगर उसके ऊपर जो है कम टैरिफ लग रहा है, तो ये सवाल है कि भारत के ऊपर ये बहस ये दूसरी तरफ बहुत लंबी बहस चली जाएगी।